वेलकम बैक गाइस, अगेन न्यू वीडियो। तो इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर का टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन कवर अप कर चुका हूं, लेकिन आज डिस्कस करने वाले हैं 41 से लेके 60 तक क्वेश्चन मैंने कवर अप करूंगा। और ये जो सीरीज चल रहा है ना, इसमें जो ये क्वेश्चन है इसी वीडियो पे आप लोग को मिल जाएगा सिंपल और मॉडरेटली क्वेश्चन मिलेगा। कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन भी है, और जो लोग जेई के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, ओके, और टेक्नीशियन बी के लिए अप्लाई कर रहा है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू कर लेते हैं, और जो लोगों ने पिछला वीडियो देखा नहीं जाके देख सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन। ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन बोल रहे हैं द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर इट्स टू। क्या होगा? तो हम लोग आयरन कोर एक्चुअली प्रोवाइड क्यों करते हैं? आयरन कोर की जगह हम लोग कुछ वुडन भी कोर प्रोवाइड कर सकते हैं, कि कुछ एयर कोर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों पता है? डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। ओके, दैट मीन्स अगर आप लोग मानते हैं ये ट्रांसफार्मर है, दिस इज द ट्रांसफार्मर, राइट। जब इसी ट्रांसफार्मर के कंडीशन के अंदर ये देख पा रहे हैं कोर के अंदर क्या हो रहा है, फ्लक्स जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। फ्लक्स ट्रांसफ़र हो रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी पे, राइट। तो ट्रांसफरिंग फ्लक्स अगर फ्लक्स को अगर अपोज कर देता है, वो क्या करता है? रिलक्टेंस जितना कम होगा ट्रांसफार्मर कोर के अंदर, मतलब ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। अगर जितना कम होगा, यहाँ से जो प्राइमरी से जो फ्लक्स है ना सेकेंडरी पे जा रहा है, वो इजीली पास हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आयरन कोर यूज करते हैं, दूसरा कोर यूज नहीं करते हैं, राइट। तो ये देख पा रहे हैं, पहले डी सी इज द राइट आंसर। डिक्रीज द रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस कम होता है। रिलक्टेंस क्या होता है? कम होता है मैग्नेटिक पाथ के अंदर, इसीलिए हम लोग आयरन कोर को प्रेफर करते हैं, राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है ये ट्रांसफार्मर हैज परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2% एंड परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस कितना है? 2% है, और रिएक्टेंस कितना है? 4%। व्हाट आर द रेगुलेशन एट जब पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग होगा? दो कंडीशन में आपको निकालना पड़ेगा। पहले निकालना पड़ेगा लैगिंग के लिए, देन आपको निकालना पड़ेगा लीडिंग के लिए। ओके, तो ये सिंपली एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, जहाँ से आप लोग इसी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला? ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं फॉर लैगिंग के लिए, राइट। अगर हम लोग लैगिंग कर रहे हैं, लैगिंग के लिए हम लोग रेगुलेशन निकाल रहे हैं, राइट। तो इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस कॉस फाई। देखो, लैगिंग के लिए ऑलवेज टाइम क्या होता है? प्लस होता है, याद रखने का। एंड परसेंटेज ऑफ एक्स साइन फाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, देन आप यहाँ से पुट कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 है, और कॉस का वैल्यू कितना है? मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 है, प्लस हम लोग करेंगे 4 इज द रिएक्टेंस, देन मल्टीप्लाई हम लोग 0.6। ये 0.6 कहाँ से आया? तो आपको यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे तो जो पावर फैक्टर है ना PF, दैट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 0.8। अगर हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो अगर कॉस थीटा 0.8 है, उसका इक्विवेलेंट साइन थीटा कितना होगा? उसका इक्विवेलेंट साइन थीटा 0.6। कहाँ से आ रहा है? मैं लास्ट में बताता हूँ, राइट। इसको कर लेते हैं पहले सॉल्यूशन। ओके, जब आप लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? फाइनली 1.6 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2.4। फाइनली आपको आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए राइट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चेक करेंगे, हम लोग दूसरा वाला भी निकालेंगे। दूसरा वाला जस्ट आपको माइनस करना होगा, और इसको आंसर भी माइनस पे आएगा। ओके,
तो सेकंड वाला निकाल लेते हैं। सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला क्या है देखते हैं। यहाँ पे परसेंटेज, जस्ट अ मिनट, परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस कॉस फाई, यहाँ पे जस्ट आपको माइनस करना होगा परसेंटेज ऑफ साइन फाई। क्लियर? तो सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिए, सेम वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 0.8 ब्रैकेट क्लोज, देन जस्ट यहाँ पे माइनस 4 मल्टीप्लाई 0.6, देन लास्टली जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे माइनस जस्ट 2.4 आ जाएगा, माइनस कितना है 0.8। तो इसका मतलब ये इज़ द राइट आंसर। अच्छा, लास्ट में मैंने बताया था ये कहाँ से आया, इसका सॉल्यूशन आप लोग अगर ट्रिगोनोमेट्रिक पता है तभी आप लोग को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो नॉर्मली इसका जो फॉर्मूला होता है, अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सबको पता है। जब हम लोग का वैल्यू चाहिए साइन थीटा का, राइट, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, कॉस को जब अपोजिट साइड में लेके जाएंगे, ये रूट कर दिया जो साइन थीटा है, साइन थीटा का जो स्क्वायर है उसको रूट कर दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अभी जस्ट यहाँ पे आप लोग वैल्यू को जब पुट करेंगे कितना होगा, 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना है, यहाँ पे था 0.8, तो 0.8 उसका स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1 माइनस कितना होगा 0.64 रूट के अंदर। जब इसको माइनस करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 0.36, फाइनली आपको मिलेगा 0.6। क्लियर? ओके, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, राइट। क्वेश्चन नंबर 43, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी, ध्यान रखना, हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन। जब हम लोग हायर फ्लक्स डेंसिटी ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं तो भी क्या होता है, ये इज द राइट आंसर। क्यों पता है, रिड्यूस द वेट पर केवीए, जितना फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा रहेगा उसका स्कोर का जो स्ट्रक्चर है ना वो छोटा साइज पे तो छोटा होगा, उसके साथ साथ भी क्या होगा, उसका जो वेट है, स्पेसिफिक वेट कम हो जाएगा। ओके, इसको समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे। ये रहा ट्रांसफार्मर का कोर है, ये मान लो CRGO एक कोर है। अच्छा, ये कोई दूसरा मेटल का है, डिफरेंस मेटल। ओके, अगर आप लोग चाह रहे हैं ये दोनों मेटल के अंदर, अगर आप लोग चाह रहे हैं यहाँ पे जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स फाई सेम होना चाहिए, सेम ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब प्राइमरी टू सेकेंडरी के अंदर। अच्छा, तो इसी दोनों ट्रांसफार्मर के अंदर सेम KVA होना चाहिए, राइट। तो लेकिन डिफरेंस मटेरियल के वजह से क्या होता है, इसका जो फ्लक्स ट्रांसफ़र करने का जो कैपेबिलिटी है, फ्लक्स ट्रांसफ़र करने का जो कैपेबिलिटी है वो अलग होता है, कम होता है। अगर मान लो हम लोग कंपेयर करें CRGO मेटल के साथ, दूसरा इसके साथ कंपेयर करें ये वाला सीन, तो क्या होता है, इसका जो फ्लक्स ट्रांसफ़र करने का कैपेबिलिटी है 1.8 टेस्ला होता है, राइट, लेकिन इसका कम होगा। तो इसीलिए इसका जो साइज है ना काफ़ी बड़ा हो जाता है और वेट जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर? तो इसीलिए जिसका फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका जो स्ट्रक्चर है और वेट है, वेट का होगा कम हो जाएगा। क्लियर? और ये जो पिक्चर देख पा रहा है ये लैमिनेशन शीट स्टील है, वो एक्चुअली CRGO का है, तो ये स्टैंपिंग करने के लिए यूज होता है, कोर बनाने के लिए, राइट। क्लियर? ओके, और एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखने का बहुत ज़रूरी है, लेस स्पेसिफिक वेट एंड मोर फ्लक्स डेंसिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं अलग अलग मेटल के लिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर कर रहे हैं लेस स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट
and more flux. Clear? Accordingly that condition हम लोग 1 by 1 इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले आता है CrGO, देन जो नेक्स्ट जो आता है 2 नंबर पोजीशन पे सिलिकॉन स्टील। तो पहले का टाइम में सिलिकॉन स्टील हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आज का जो हो रहा है मॉडर्न सिचुएशन पे CrGO हो रहा है। इसका फुल फॉर्म है कोल्ड रोलेट ग्रैंड ओरिएंटेड, राइट। तो सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। देन थर्ड नंबर जो पोजीशन पे आता है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। फोर्थ जो पोजीशन पे आता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन नहीं कास्ट स्टील। देन लास्ट वन जो कास्ट आयरन। मतलब यहाँ से नीचे से डाउन हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये जो लास्ट वाला जो है ना, ओके, लास्ट वाला जो होता है इसका जो स्पेसिफिक जो वेट है हाई है, मोर है, ओके। अच्छा, फ्लक्स डेंसिटी का अगर बात करूं क्या रहेगा, लेस रहेगा। लेकिन CrGO में ठीक उसका ऑपोजिट है, लेस स्पेसिफिक वेट मोर फ्लक्स। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसफार्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इच कितना होगा। इसको राइट आंसर में बताते हैं। उसके बाद एक छोटा सा एक लिस्ट है, वो लिस्ट अगर आप लोग याद रखेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। जब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है तभी क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर याद रखने का। तो फिर लैगिंग का टाइम में क्या होगा, मैक्सिमम टाइम में क्या होगा, एक लिस्ट बना देते हैं यहाँ पे, ओके। पहले जो पॉइंट आता है आपको याद रखना पड़ेगा, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पे क्या होता है, लीडिंग होता है। एक क्वेश्चन आया था अभी पढ़ा, लीडिंग PF होता है, पावर फैक्टर। सेकेंड नंबर जो पॉइंट है, जब अगर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है तभी क्या होगा, लैगिंग होगा, पावर फैक्टर। अच्छा, जब थर्ड नंबर जो पॉइंट है, अगर मिनिमम है, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, तभी क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिटी होगा, ओके, यूनिटी पावर फैक्टर, ओके। ये जो कंडीशन आता है ना, ये जो मिनिमम जो कंडीशन है ना, इसमें 2 कंडीशन बनता है। कौन सा कंडीशन, मिनिमम का वैल्यू कितना होना चाहिए, दैट मीन्स अबव द लीडिंग voltage regulation above and below the lagging voltage regulation। दैट मीन्स देखो, मिनिमम का जो वैल्यू होता है ना, लीडिंग से तो ज़्यादा होगा और लैगिंग से कम होगा। तो उसी जो बीच में सिचुएशन है, उसी सिचुएशन का हम लोग बोलेंगे मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। इसका जो पावर फैक्टर है यूनिटी रहेगा। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। लीडिंग के लिए इसका जो साइन होता है ना, माइनस होता है, राइट, माइनस भी, वोल्टेज रेगुलेशन माइनस भी पकड़ रहा हूँ। अगर लैगिंग जो होता है इसका वैल्यू पॉजिटिव पे आता है। क्लियर? याद रखने का, जो वोल्टेज रेगुलेशन का आपका वैल्यू ज़्यादा जाता है, नो लोड टू फुल लोड, अगर प्लस हो जाता है तो हम लोग लैगिंग बोलेंगे। अगर नो लोड टू फुल लोड माइनस वैल्यू आ जाता है तभी हम लोग बोलेंगे लीडिंग, मतलब कैपेसिटी नेचर है तभी, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 45 नंबर क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बहुत ईजी है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, ये आइडियल कंडीशन क्या होता है। आइडियल कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है ना, एक्सप्रेस हम लोग कैसे करें,
एक तो आइडियल होता है, दूसरा है प्रैक्टिकल। तो हम लोग जो यूज करता है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल तो नहीं यूज कर सकते, आइडियल जस्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो प्रैक्टिकल जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका जो रेटिंग है हम लोग डेनोट करते हैं KVA से, लेकिन आइडियल केस पे भी सेम करते हैं, ये कोई चेंजेस नहीं है। आइडियल केस में भी KVA होता है। ओके, इसीलिए डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग बता सकते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में। लेकिन सभी टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया, मॉडरेट लिया, मैथमेटिकल भी लिया, इजी क्वेश्चन भी लिया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये क्वेश्चन, ठीक है, और ट्रिकी भी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ये बोल रहे व्हिच इज द स्मॉलेस्ट ट्रांसफॉर्मर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्यों पता है, 100 KVA और 100 हर्ट्ज। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, सभी ट्रांसफार्मर का KVA सेम है, तभी आप लोग को डिसाइड करना होगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ओके, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हाई है, उसी ट्रांसफार्मर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा EMF इक्वेशन। EMF का जो नॉर्मल इक्वेशन होता है ना 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी फ्रीक्वेंसी इन, ये होता है ना। और इसके अंदर ये वाला कांस्टेंट छोड़ दो, ये वाला कांस्टेंट छोड़ दो, लेकिन ये जो दो कंडीशन है इसको हम लोग डिसाइड कर देते हैं। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाई मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर देखो, अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसके साथ साथ भी EMF भी इंक्रीज होगा। लेकिन हम लोग का जो रेटिंग है KVA का, ऑलवेज टाइम क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट होना चाहिए ना, वोल्टेज वगैरह कांस्टेंट रखेंगे। तो ये कंडीशन को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई एक चीज़ को डाउन करना पड़ेगा। ये जो 5 मैक्स है, इसी 5 मैक्स को डाउन करना मतलब लो करना पड़ेगा। तो ये 5 मैक्स जो होता है, जो बनता है ना, कैसे बनता है, B मैक्स फ्लक्स डेंसिटी N2 एरिया कोर एरिया। तो B मैक्स हम लोग को कम नहीं कर सकते, लेकिन एरिया को जरूर कम कर सकते हैं। जब हम लोग एरिया को कम कर देंगे तो यहाँ पे 5 भी कम हो जाएगा। एरिया कम है, सपोज मान लो ये बड़ा वाला एरिया था, कम कर दिया तो हो गया ना स्मॉलेस्ट ट्रांसफार्मर, छोटा हो गया ना। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, EMF जो है कांस्टेंट रहा, लेकिन साइज बिल्कुल छोटा हो गया। देखो सपोज मान लो पहले ये था, मान लो 2 KVA, ये भी 2 KVA है, लेकिन साइज क्या होगा, रिड्यूस हो गया। ये पॉसिबल हुआ कैसे, हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नॉर्मल था, तो ये फ्रीक्वेंसी को जब बढ़ा दिया तब ये कंडीशन में ट्रांसफ़र हो गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47, बताइए। यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इसका सिंपल क्वेश्चन है, का राइट आंसर है ऑप्शन ये। क्यों बताए, आपको दो चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। ओके, कौन सा दो चीज़, एक तो जो लॉसेस होता है ना, एक आयरन लॉस होता है, दूसरा एक होता है कॉपर लॉस, राइट। तो दो कंडीशन में सपोज हिस्टेरेसिस का लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस, ये लॉस में जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं हिस्टेरेसिस लॉस का, एक कांस्टेंट है और B मैक्स टू द पावर 1.6 है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होता है इंटू V होता है। तो ये पूछा था। लेकिन अगर हम लोग एडी करंट का बात करते हैं, एडी करंट, तो KE बात करते हैं, तो यहाँ पे B मैक्स का क्या रहेगा, स्क्वायर, याद रखने का, स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी भी स्क्वायर होता है, ओके, टी भी स्क्वायर होता है और V रहता है, राइट। तो ये सारी चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछा था जो हिस्टेरेसिस जो कंडीशन होता है, ओके, हिस्टेरेसिस जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला सीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 48 नंबर क्वेश्चन,
ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इन ए पावर ट्रांसफार्मर आयरन लॉस रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, दिस इज बिकॉज ऑफ किसके वजह से होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोर फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट है, बोल रहे आयरन लॉस जो कांस्टेंट होता है नो लोड टू फुल लोड, किसके वजह से। तो ये जानने के लिए आपको जानना होगा जो आयरन लॉस जो होता है ना, आयरन लॉस के अंदर दो कंडीशन आता है, एक तो पीएच हिस्टैरिसीस और दूसरा जो है एडी करंट। ये दोनों क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। ओके, तो एक चीज़ हम लोग को पता है, जो फाई होता है ना, इसका एक फॉर्मूला है V/F होता है। अगर ये कांस्टेंट, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग कांस्टेंट रखें, फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, ये तो कांस्टेंट होता है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स डेंसिटी भी जो है ना फाई, वो भी कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो आयरन लॉस भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। क्लियर, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। तो इसलिए नो लोड टू फुल लोड आयरन लॉस का जो लॉस जो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला से हम लोग को पता चल रहा है फ्लक्स डेंसिटी भी कांस्टेंट, कोर फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ओके, लीकेज फ्लक्स नहीं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या है। बोल रहे मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर कोर के लिए ऐसा कौन सी मटेरियल यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं ना। देखो ये सिलिकॉन स्टील है, ये वाला देख पा रहे, ये सिलिकॉन स्टील है, ये सिलिकॉन स्टील से कोर को ऐसे बनाता है, छोटा छोटा लैमिनेट करके आ रहा है ऐसे स्ट्रक्चर, मतलब ये ई है, आई लेके एक कोर बनाता है। ओके, सेल टाइप बनता है, नॉट कोर टाइप। ओके, तो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन स्टील। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50। ये भी बहुत ईजी है, राइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है, एक्चुअली ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। क्वेश्चन बोले द फंक्शन ऑफ द कंजर्वेटर, कंजर्वेटर एक्चुअली कहाँ पे रहता है, इसका काम कैसे करता है, राइट। तो इसका राइट आंसर है ये वाला, देख पा रहे हैं ना, टू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टू टेक कॉज ऑफ द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है बढ़ता है, इंक्रीज होता है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर वेल ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर वेल है। ओके, जब हम लोग इसको सप्लाई देते हैं, सप्लाई क्या करते हैं, देते हैं, उसके बाद लोड जब इंक्रीज होता है, बट लोड जब होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, जो वेल के अंदर, वेल का जो वॉल्यूम है वो भी एक्सपांड होता है। ये देख पा रहे वेल, तो एक्सपांड होके इसी थ्रू से क्या होता है, पहले जो था ये नॉर्मल कंडीशन पे था, ये नॉर्मल, अरे ऐसे गैप था, एयर गैप। जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तभी ऑयल का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है। तभी ये ऑयल कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा ना। तभी ये यहाँ ये जो पाइप है ना, ये वाला ट्रांसफार्मर का, यहाँ से अंदर जाता है, वो ये फुल हो जाता है। और इसके अंदर एयर जो था ना, ये यहाँ से एयर क्या होता है, ब्रेदर थ्रो से बाहर जाता है, आउट हो जाता है। जब भी ट्रांसफार्मर का लोड हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, नो लोड कंडीशन में करते हैं, तभी क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, और ऑयल का जो वॉल्यूम होता है रिड्यूस हो जाता है। तभी क्या होता है, ऑयल अपना पोजीशन में आ जाता है, पहले पोजीशन पे। तो ये एक्चुअली ब्रेदर का, ये एक्चुअली कंजर्वेटर का काम है। ओके, अगर ये कंजर्वेटर नहीं होता तो क्या होता, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ऑयल जो है ना कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा ना, सारी चीज़ वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा स्पेस रखना पड़ता है। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस जो है, ये भी कैलकुलेशन होता है, कितना ऑयल है, ऑयल का कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करके कितना हम लोग पेस रखेंगे, वो भी डिपेंड करता है कैलकुलेशन के ऊपर, राइट। ऐसे नहीं, बड़ा भी रख सकता है, छोटा भी रख सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं रख सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द कैलकुलेशन। ओके, तो इसीलिए कंजर्वेटर का काम यही है। तो ये वाला देख पा रहे हैं ना, दे एक्सपेंशन, ओके, किसके वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। ओके,
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 51, बताइए। जब हम लोग सप्लाई देते हैं मैग्नेटिक ट्रैक्शन फॉर्मेशन होता है, और ये वाला जो देख पा रहा है ना, जो कोर है, ये स्टैंपिंग किया जाता है, ठीक है, लैमिनेटेड स्टैंपिंग। ये अगर प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर स्टैंपिंग नहीं होता है, पर लूज हो जाता है, तभी क्या होता है, इसके अंदर एक साउंड फॉर्मेशन होता है। वो साउंड सबको पता है कौन सा टाइप का साउंड होता है। ओके, ये हमिंग होता है, हम। ओके, नॉट जूम। ओके, वो ये सब वगैरह वगैरह जो साउंड है वो नहीं होता है। मैग्नेटिक ट्रैक्शन तो होता है, जिसके वजह से ये साउंड फॉर्मेशन होता है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 52, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन में बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरीली डिजायरेबल। नॉट नेसेसरीली है, नेसेसरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है ना। इन ए ट्रांसफार्मर इन द मेटेरियल्स फॉर द ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर जो कोर होता है ना, देखते हैं इसका इमेज सेट है कि नहीं। हाँ, सपोज ये मान लो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, कोर है, तो कोर के अंदर क्या क्या टेंडेंसी होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ओके, तो ये ऑप्शन में पूछा ये कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफकोर्स चाहिए, क्योंकि ये ऑफकोर्स चाहिए क्योंकि देखो, ट्रांसफार्मर के अंदर ये कॉपर वाइंडिंग रहता है, ये वाइंडिंग काफ़ी वेट है, राइट। तो ये वेट का जो कैरी करने का जो कैपेबिलिटी कोर का होता है, ठीक है, अगर नहीं होता है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, एक कोर ब्रेक हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़रूरत है। ओके, लो हिस्टैरिसीस लॉसेस, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस होता है, आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट, बार बार बोल के आता हूँ। तो ये लॉस काफ़ी कम होना चाहिए, मतलब लो होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आयरन लॉस बढ़ जाएगा, हीट फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इसलिए ये भी जो कंडीशन है ये चाहिए। अच्छा, नीचे देखो, हाई परमिएबिलिटी, जो इसके अंदर जो फ्लक्स जो ट्रांसफ़र होता है ना, प्राइमरी टू सेकेंडरी में फ्लक्स ट्रांसफ़र नहीं होगा तो जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है ना, वो कैसे होगा, नहीं होगा। तो फ्लक्स इजीली ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो इसका मतलब परमिएबिलिटी मतलब क्या है, जो फ्लक्स ट्रांसफ़र होने का जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर हाई नहीं रहेगा क्या होगा, तो जो लॉसेस बढ़ जाएगा, तो ट्रांसफार्मर कोर का स्ट्रक्चर बड़ा होगा। ओके, तो इसीलिए जितना हो सके फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होना चाहिए, राइट। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे पूछा ऐसे कौन सी चीज़ है जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखो, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, दैट मीन्स ट्रांसफार्मर के अंदर उतना टेम्परेचर तो फॉर्मेशन नहीं होता है। एक्चुअली 135 से 155 तो टेम्परेचर होता है मैक्स। ओके, तो इसके ऊपर अब जाएगा तो क्या होगा, प्रोटेक्शन सिस्टम रहता है, वो ट्रिप हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलता है 95 टू ये सब रेंज में देखने के लिए मिलता है। प्राइमरी का सेकेंडरी का अंदर जो वाइंडिंग रहता है ना, 3 का तीनों वाइंडिंग RYB के अंदर जो वाइंडिंग रहता है, तो टेम्परेचर का वेरिएशन देखने के लिए ऐसे मिलता है। तो यहाँ पे हाई थर्मल कंडक्टिविटी मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस कैपेबल करने का कैपेसिटी, इसको ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर इतना टेम्परेचर नहीं होता है। जब 150 पर जाएगा और 135 जाएगा, वो ट्रिप हो जाएगा, है ना। तो सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो एक्चुअली मैं जितना डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, अगर आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ में 3-4 क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो जाता है। जो 3-4 क्वेश्चन आने वाला है घुमा के, तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं, है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, ये तो ईजी है। तो यहाँ पे पूछा हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये पुराना सिलेबस, ओल्ड कॉन्सेप्ट, तो इसी ओल्ड क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रहा है। लेकिन आजकल टाइम में आई थिंक 760 kVA आ चुका है ना। तो इसलिए ऐसा कंडीशन में अगर यहाँ पे डी नहीं रह के सपोज और एक ऑप्शन रहता, यहाँ पे डी रहता, तो 760 तो आपको इसी को ट्रिक करने का। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये क्वेश्चन रहता है, ये वैल्यू डायरेक्टली दे देता है। ये सबको आना चाहिए, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है द ट्रांसफार्मर लैमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। हम लोग जो लैमिनेशन करते हैं, तो ऐसा कौन सा चीज़ देके लैमिनेशन करते हैं, माइका देके करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, माइका तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। हम लोग यूज करेंगे बी, मतलब थिन कोटेड वार्निश। इसका मतलब ये देख पा रहा है, छोटा छोटा पतला लैमिनेशन सीट है, और उसी सीट को हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर वार्निश कोटिंग देके स्टैंपिंग किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे पतला पतला जो सीट है ना, ये जो सीट देख पा रहा है, सीट देख पा रहा है, इसके अंदर वार्निश कोटिंग रहता है। ओके, नॉट माइका,
क्लियर? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 55, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आपको देख के आंसर देना पड़ेगा। बोल रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, द मेन एडवांटेज बोला है, अलग एडवांटेज नहीं बोला, ऑटो ट्रांसफॉर्मर ओवर द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेविंग वाइंडिंग मटेरियल। ये मेन इंपॉर्टेंस है। हम लोग दोनों ट्रांसफॉर्मर का अगर कंपेयर करते हैं, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है और ये जो है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चीज़, यहाँ पे भी वाइंडिंग है और यहाँ पे भी वाइंडिंग है। पहले टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के अंदर काफ़ी सारा वाइंडिंग का रिक्वायरमेंट होता है, कॉपर वाइंडिंग। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये ऐसे होता है और यहाँ से टैप करके हम लोग सेकेंडरी, तो एक ही वाइंडिंग के अंदर प्राइमरी भी होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग भी होता है। तो इसीलिए इसका जो कॉपर का जो कंजप्शन है वो कम हो जाता है, लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत सारा है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे पूछा सेविंग वाइंडिंग मटेरियल। देखो कॉपर इज़ द मेन फैक्टर, क्योंकि कॉपर का जो एक्सपेंसिव है ना, मतलब कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है बहुत। तो इसलिए अगर कॉपर हम लोग सेव कर लेते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो कॉस्ट है ना बहुत कम हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है ऑटो ट्रांसफार्मर का, जो एक ही वाइंडिंग के अंदर दोनों प्रोवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 56 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंस है और ये डेटाबेस क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है जो नेचुरल एयर कूलिंग इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड फॉर ट्रांसफार्मर अप टू कितना होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग नेचर एयर कूल्टेड यूज करते हैं, नेचर एयर मतलब जो ट्रांसफार्मर हम लोग कूलिंग के लिए नेचुरल जो एयर बाहर पे रहता है वो वाला एयर हम लोग यूज करते हैं, ऑयल वगैरह नहीं यूज करते। उसका रेंज है 1.5 MVA, मेगा वोल्ट एम्पियर, राइट। तो अगर ये इंक्रीज हो जाता है कैपेसिटी, तो आप उसी टाइम उसी कंडीशन पे नेचुरल जो एयर है ना यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑयल यूज कर सकता है। ओके, इसलिए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 57 नंबर क्वेश्चन। देखो 57 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डिटेल्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहला कंडीशन में ई 500 kV है, इसका रेटिंग है। जब उसी टाइम पे फ्रीक्वेंसी कितना है 200 है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कम कर दिया 50 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दिया, डिक्रीज। तभी KVA का जो रेटिंग है क्या उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगा? ऑफकोर्स कम होगा। देखो आप लोग को एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरत है, KVA ये रेटिंग है ट्रांसफार्मर का। रेटिंग डिपेंड कर रहा है ऑलवेज टाइम वोल्टेज एंड करंट के ऊपर डिसाइड होता है, लेकिन नॉट डिपेंड ऑन पावर फैक्टर। क्लियर? ओके, तो करंट अभी छोड़ दीजिए, वोल्टेज के ऊपर आते हैं। जो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज होता है ना, EMF, ये फार्मूला नॉर्मली ऐसा होता है 4.44 मैक्स फ्लक्स डेंसिटी, ओके, मैक्सिमम फ्लक्स जो होता है, उसके साथ रहता है फ्रीक्वेंसी, उसके साथ रहता है नंबर ऑफ टर्न। अभी देखिए फ्रीक्वेंसी और ई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ये भी बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं जो KVA फर्स्ट कंडीशन में, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में इसलिए हम लोग लिखेंगे KVA 1 डिवाइडेड बाई KVA 2 इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2, ये रिलेशन लिख सकते हैं। ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन से हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप लोग समझ में आ रहा है? तो ये रिलेशन क्यों लिखा, यहाँ से आया, ये इक्वेशन से आया, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी जब बढ़ा रहा है डायरेक्टली इट्स प्रोपोर्शनल टू ई के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं डायरेक्टली, KVA 1 क्या दिया, 500 दिया है, KVA 2 फाइंड आउट करना है, KVA 2 फ्रीक्वेंसी दोनों दे दिया है, 200 पहला कंडीशन में है और 50 नेक्स्ट पे है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे KVA 2, ओके, नॉर्मली इसको काट कर देते हैं, ओके, 500 डिवाइडेड बाई कितना रहता है, 4 रहता है। जब इसको सिंपली काट करते हैं 125 हर्ट्ज, ओके, तो इसलिए B इज़ द राइट आंसर। तो इसका मतलब ये हो रहा है
ये फ्रीक्वेंसी का आप लोग रिड्यूस करेंगे उसके साथ साथ भी kVA रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, आप लोग डायरेक्टली ये रिलेशन को पुट करेंगे और फाइंड आउट हो जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ये भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58। देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी। क्यों बताएं? देखो क्वेश्चन क्या बोला समझते हैं पहले। 2 kVA का एक ट्रांसफॉर्मर है, आयरन लॉस कितना दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयरन लॉस 150 वाट, फुल लोड कॉपर लॉस यहाँ पे दिया। द मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होता है, ये ध्यान देना पड़ेगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होता है, ये कंडीशन होता है आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, ये कंडीशन है। यहाँ पे जो आयरन लॉस दिया है कितना है, 150 वाट, तो कॉपर लॉस भी उतना होना चाहिए क्योंकि सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर ये जो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होता है, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, तो आयरन लॉस का वैल्यू जितना होगा कॉपर लॉस भी उतना होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो सेटिस्फाई नहीं होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं होगा। ओके, दैट मीन्स कॉपर लॉस भी हम लोग उतना लेंगे। इसको सिंपली ऐड कर दीजिएगा, कितना होगा, 300 होगा ना। तो इसीलिए सी इज़ द राइट आंसर। कभी कभी क्या होता है जी, यहाँ पे पूछ लिया जी टोटल लॉस कितना होगा, आप लोग कभी कभी क्या करते हैं 150 प्लस 250 0 400, तो ये गलत है। लेकिन थोड़ा सा ट्रिक मारा यहाँ पे, देखो ट्विस्ट किया, मैक्सिमम एफिशिएंसी। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, कॉपर 250, देखिए ये नहीं होगा, लेकिन आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, तो आयरन लॉस का वैल्यू डिटेक्ट करना होगा, है ना। 59 नंबर क्वेश्चन ये खत्म हुआ, तो और एक क्वेश्चन बचा हुआ है। ये डेटाबेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर पावर सप्लाई इंडिया, तो इसका राइट आंसर है 122। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। 132 राइट, 32 ना, हाँ यस। और 400 kV ये भी होता है, ये स्टैंडर्ड है, लेकिन ये वाला स्टैंडर्ड कभी देखा ही नहीं मैंने। तो इसका राइट आंसर डी होगा, स्टैंडर्ड नहीं है, पूछा है नॉट स्टैंडर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मतलब इसी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन, बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बार आ चुका है। यहाँ पे पूछा जाए सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर इच ऑलवेज केप्ट क्लोज। क्वेश्चन समझ में आया? तो ऐसे कौन से ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है जो सेकेंडरी साइड में ऑलवेज टाइम क्लोज रखता है, जब भी आप लोग कोई मीटर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब मीटर यूज करो वो भी क्लोज रहता है, मीटर नहीं यूज करो तो भी क्लोज रहता है। ओके, ऐसा खोला नहीं रख सकते। सप्लाई ऐसा शॉर्ट रहता है, एम मीटर देखे, अगर एम मीटर नहीं है नॉर्मल शॉर्ट होता है। ये होता है CT करंट ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का अगर बात करते हैं वो ओपन रहता है। ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा देखो, ये CT का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऑलवेज टाइम मीटर कनेक्टेड रहता है। अगर ये ओपन है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो एक्चुअली बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, जो ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ऑर्डिनरी जो ट्रांसफार्मर नॉर्मल ट्रांसफार्मर का जो होता है ऐसे वाइंडिंग, तो ये वाला वाइंडिंग क्या होता है, ओपन रख दो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ओके, करंट डिपेंड कर रहा है इसका लोड के ऊपर, करंट डिपेंड कर रहा है, लेकिन CT का जो करंट डिपेंड करता है प्राइमरी करंट के, ये जो प्राइमरी करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है सेकेंडरी करंट। ओके, लेकिन इसका फुल्ली डिफरेंस है। ओके, ये लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लोड के ऊपर। ओके, तो एक्चुअली अगर हम लोग ओपन रख देते हैं तो व्हाट विल हैपन, ये क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी करंट विल बी प्रोड्यूस एबनॉर्मली हाई फ्लक्स। अगर हम लोग ओपन करके रख देते हैं प्राइमरी साइड में, करंट क्या होता है, मतलब फ्लक्स ज़्यादा, करंट फ्लो की वजह से फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके, अगर कोर के अंदर अगर हाई फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो हीट क्या होगा, हीट बढ़ जाएगा। मतलब हीट जब बढ़ेगा टेम्परेचर भी बहुत सारा होगा, और उसके अंदर इंसुलेशन क्या होता है, डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने के बाद क्या होगा, जो कॉइल है ना, ये कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। अगर कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो बर्न आउट हो जाएगा फाइनली। तो यही कंडीशन है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया टोटल 60 क्वेश्चन, मतलब 1 से लेके 60 क्वेश्चन आप लोग को कवर कर दिया। 1 से लेके इसी वीडियो के अंदर 60 क्वेश्चन, मतलब ये वीडियो के अंदर तो 20 क्वेश्चन कवर किया। तो पहले वाला जो सीरीज़ है 1, 2 सीरीज, तो आप लोग जो लोग देखा नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग चैनल पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं।
लेकिन ये सबके लिए फ़ायदा है, जो लोग जेई के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, जो लोग टेक्नीशियन बी के लिए ले रहे हैं, ऑर्डिनेंस डीआरडीओ सभी के लिए स्टील प्लांट काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी जल्दी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।